पहली चीज़, स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं और अपने राशन की, सब्जी की और कपड़े वपड़े लेने के लिए हमें मार्केट में, लोकल मार्केट में जाना होता है। उसी तरह से अगर हमें स्टॉक खरीदने हैं, स्टॉक बेचने हैं, तो इसके लिए हमें स्टॉक मार्केट में जाना होता है, जहाँ पे स्टॉक्स खरीद या बेच सकते हैं। मेन पर्पस होता है कि हम अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे पैसा हमारा बढ़े। आने वाले कुछ सालों में, कुछ दिनों में पैसा हमारा बढ़े और हमारे पास हमारा जो कॉर्पस है या जो हमारी सेविंग है वो आगे बढ़ती रहें। तो सेविंग करने की या इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्या है? क्यों इन्वेस्ट करना है? चलिए देखते हैं क्यों इन्वेस्ट करना है। रीज़न टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना क्यों है? पहली बात कि इन्वेस्टमेंट है क्या। सिंपल और साफ शब्दों में, जो भी पैसा हम कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा हम खर्च करते हैं और कुछ पैसा हम बचा के रखते हैं। उन पैसों को अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं या उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो ग्रो होता है। तो मेन पर्पज़ ये है इन्वेस्टमेंट का, मतलब हम अपने पैसे को ऐसी जगह रखें जहाँ से वो पैसा समय के साथ बढ़ता रहे। करना क्या है और उसको बढ़ाना क्या है? इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन को बीट करना। बीट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, जैसा कि आपको पता होगा कि आप लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ठीक है, दिन ब दिन आपने देखा ही होगा कि जो महंगाई है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो पहली चीज़, इन्वेस्ट करना क्यों है? इन्वेस्ट करने की ज़रूरत हमें इसलिए है कि जो सबसे पहली चीज़ हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो हुई पड़ी है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन सिंपल में अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं, हिंदी में महंगाई कहते हैं। महंगाई से तो मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, सभी को पता है। महंगाई जिस हिसाब से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। कुछ साल पहले चीज़ें बहुत सस्ती थी, हर साल, साल दर साल चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो उस महंगाई के हिसाब से हमारे पैसे तो बढ़ नहीं रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या आपके पैसे बढ़ रहे हैं उस तरह से? बिल्कुल नहीं। तो महंगाई से बचने के लिए, महंगाई को बीट करने के लिए हमें हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो इस समय मौजूदा महंगाई दर क्या रेट है? गवर्नमेंट के आंकड़े अगर लें तो महंगाई दर करीब 7% के करीब हमारे देश में, इंडिया में 7% के करीब हमेशा रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? 7% महंगाई दर से मतलब क्या हुआ? 100 रुपये मानते हैं 5 किलो। अब क्या होगा? बैक टू, अगर हम एक साल बाद देखें, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो हमारे पास जो हमने कैश रखा था अपने हाथ में, वो तो हमारे पास 100 रुपये ही है। लेकिन क्या 100 रुपये में 5 किलो आटा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आटे के जो रेट हैं वो हर साल 7% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो हमें 5 किलो मिलने की बजाय हमें मिलेगा 4.12 किलो। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमको अपने इस 100 रुपये को भी इन्वेस्ट करना होगा कहीं। और इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे हमें कम से कम 7% का अप्रिसिएशन मिले। जिससे कि हम आज से एक साल बाद अगर आटा खरीदने जाएँ तो जो आटा आज 5 किलो मिल रहा है, वही 5 किलो आटा हमें एक साल बाद भी इस 100 रुपये में मिले। तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये तो हो गई सबसे बेसिक बात। दूसरी क्या चीज़ है? ग्रो योर सेविंग। हम अगर सेव करते हैं, कुछ भी पैसा सेव करते हैं, अगर घर पे रखते हैं या हार्ड कैश रखते हैं, बढ़ेगा तो है नहीं। उसको कहीं ना कहीं आपको डालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं डाल के, और जब आप उसको छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ इस पे इंटरेस्ट आएगा या रिटर्न आएगा, या कुछ ना कुछ आपको ब्याज मिलेगा। ठीक। तो उस ब्याज से या उस इंटरेस्ट से आपकी सेविंग जो है दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। जैसे कि मान लो आज 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, अगले साल आपको उस पर 6 रुपये का ब्याज मिल गया, फिर अगले साल आपको 6 रुपये का ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया? 112 रुपये। 2 साल में आपका 100 रुपये 112 रुपये हो गया। अगर हम इसको घर पे रखते तो क्या ये 112 रुपये होता? नहीं होता। 100 रुपये का 100 रुपये होता, और वो भी इन्फ्लेशन की वजह से उसका पैसा, उसके वैल्यू कम हो जाती। तीसरी चीज़ है क्रिएट वेल्थ। जब हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहते हैं तो क्या होता है, इसका जो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी इसमें ऐड होता रहता है। और ऐड होने की वजह से इसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। तो लंबे समय में अगर हम देखें तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से हम 15 से 20 साल में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आज से 10 साल बाद मुझे घर खरीदना है, बढ़िया कार खरीदनी है, वैकेशन पे जाना है, तो इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कि आज से 20 साल बाद जब मेरा बच्चा कॉलेज में जाएगा, या मेरे बच्चे को कोई काम करने का मन होगा, तो उसके पास या मेरे पास कुछ सेट अमाउंट इन्वेस्टमेंट के टर्म में होगा या इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा, जिसको मैं
उसे दे पाऊँगा या उसका इस्तेमाल उस पर कर पाऊँगा। ठीक। तीसरी चीज़ है बेटर लाइफ। देखिए, लाइफ को बेटर जीने के लिए सबसे ज़रूरी है पैसा। ठीक है। अब पैसा हम सेव करेंगे तो जैसे आपको बताएगा, सेव करेंगे और हार्ड कैश रखेंगे तो ग्रो होगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। तो उसी पैसे से हम कितना कितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए इन्वेस्ट करने का कारण या इन्वेस्ट करने का रीज़न हम एक और अच्छे तरीके से समझ के देखते हैं। एक्सेल शीट बनाई है एक मैंने, जिसमें आप अपनी सैलरी, इन्वेस्टमेंट और अपने खर्चे और इन्फ्लेशन को सबको एडजस्ट करके सारा अमाउंट निकाल सकते हैं कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे क्या आपके पास होगा और किस तरह से आप चीज़ों को करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे। मान के चलते हैं कि राम नाम का एक बंदा है जिसकी उम्र अभी है 27 साल और अभी अभी नौकरी लगी है, कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, 25,000 रुपये तनख्वाह है। ठीक है। तो अभी इसका राम का गोल है कि 50 साल की एज में इसको रिटायर हो जाना है। ठीक। 25,000 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो एनुअल इसका इनकम होगी 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए में से 2,50,000 रुपये खर्च कर देते हैं। जवान है, बढ़िया है। 2,50,000 रुपये खर्च कर देते हैं, बचे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये को हार्ड कैश के रूप में अपने घर में सेव करके रखते हैं। तो क्या होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे 50 साल की उम्र में इनके पास कितने पैसे होंगे, ये जानने के लिए पहले हमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। तो इन्फ्लेशन कितना है, 7% हमने जोड़ा था, ये रहा 7% इन्फ्लेशन का रेट। ठीक। मान के चलते हैं एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, हर साल इनका एनुअलाइज इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 10% के हिसाब से हो रहा है, बहुत अच्छी कंपनी में है, और पूरे अपने टेन्योर में कोई भी बड़ा खर्चा ये नहीं करते हैं, खाली अपना बेसिक नेसेसिटीज़ पे जो खर्च करते हैं वही करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, अब पहले साल इन्होंने 2.5 लाख रुपए खर्च किए है, 50,000 रुपये बढ़ाए बचाए। अगले साल इनका 10% इंक्रीमेंट हुआ, सैलरी जो एनुअलाइज सैलरी हो गई वो हो गई 3,30,000 रुपये, और जो एक्सपेंस हो गए वो भी 7% के हिसाब से बढ़ जाएगा, तो एक्सपेंस हो गया 2,67,500। तो टोटल इनके पास जो बचा वो बचा 62,500 रुपये बचा। इस तरह से अगर हम टोटल कर लेंगे पूरे इनका टेन्योर का 22 साल का, तो ये हमारे पास आएगा कहीं जाके 1,05,03,872 रुपये। इनके रिटायरमेंट के टाइम पे इनका खर्चा क्या था ये पहले हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो रिटायरमेंट के टाइम पे इनका खर्चा था 1,10,700, 1,10,000, सॉरी कितना था, 11 लाख रुपये, 11,07,600 रुपये। ये इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होता चला गया, 7% के इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो आपको ये कीमतें बढ़ती हुई दिखेंगी। 20 साल में जो कीमतें बढ़ के हो जाएंगी वो 11 लाख रुपये, 11,07,600 रुपये के हिसाब से हो जाएंगी। तो अब चेक करते हैं क्या होगा इनके पास और क्या बचेगा उसके बाद। अभी तो 50 साल की उम्र है तो ज़िंदगी तो बची है, तो क्या करेंगे चलिए चेक करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। क्या होगा, इनका एनुअल एक्सपेंस कितना है, इनका रिटायरमेंट के टाइम पे इनका एनुअल एक्सपेंस कितना है। रिटायरमेंट के टाइम पे इनका एनुअल एक्सपेंस है 11,07,600 रुपये, और इनके पास पैसे बचे हुए हैं 1,05,03,872 रुपये। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 साल 5 महीने या 9 साल 6 महीने का करीब इनके पास खर्चा बचा हुआ है। तो 9 साल 5 महीने में ये पैसा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी तो 70 साल की एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में, तो बाकी बचे 10 सालों में क्या करेंगे, अपने बच्चों के ऊपर आश्रित रहेंगे क्या। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर देखते हैं हम कि अगर ये इस सेविंग वाले अमाउंट को, जो भी पैसा सेव कर रहे हैं, इसको हार्ड कैश ना करके, इसको कैश के रूप में ना रख के, और अगर ये सेव करते जाते हैं एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ठीक है, तो फिर क्या होता है देखिएगा, कमाल देखिएगा आपको। मान लीजिए अगर ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं और 10% के हिसाब से इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाता है, तो क्या होगा देखिए, आपको चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर ये 10% के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते हैं, किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रख दिया इन्होंने जिसमें 10% सालाना ब्याज मिल रहा है, तो क्या होगा, इनके पास रिटायरमेंट के टाइम पे कितने होंगे, 2,31,00,000 रुपये। सीधे अमाउंट डबल हो गया। और इस समय मार्केट में अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करता है कोई, तो 15 या 20 साल का अगर हम एवरेज लेते हैं तो 15-20 साल में स्टॉक मार्केट में आता है लगभग 15% का CAGR आता है, 15% का एनुअलाइजिंग ग्रोथ
मिलता है। अगर इसको 15% कर देते हैं तो इनके पास कितना पैसा बचा है राम के पास? राम के पास बचा 3 करोड़ 73 लाख रुपए। अगर 3 करोड़ 73 लाख रुपए को हम देखें कि कितने साल तक इनका लाइफ चलेगा, रिटायरमेंट के एज के टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं उसी के हिसाब से अगर हम देख के चलें, तो इनके पास जो पैसा बचा रहेगा एंड ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट, वो इनके पास बचा रहेगा। तो इनके पास पैसा बच जाएगा, लगभग 33 सालों तक इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, ये होता है इन्वेस्टमेंट का पावर लॉन्ग टर्म में। इसीलिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट हमारे पास पैसा हो, या जो भी हम पैसा सेव करें उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती रहे। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? हमने बता तो दिया है कि इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्फ्लेशन से बचोगे, बाकी सारी चीज़ें जो होंगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना किस में है? तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटा मोटी हमारे पास 4 सेक्टर होते हैं: फिक्स डिपॉजिट या फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, प्रेसियस मेटल, या हम जा सकते हैं किसमें? इक्विटी में। इक्विटी मतलब शेयर्स से होता है यहाँ पे, इक्विटी मतलब शेयर्स। 4 चीज़ें होंगी। अब 4 चीज़ों में क्या डिफरेंस क्या है? चारों तो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, चारों में से कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, चाहे तो फिक्स इनकम में इन्वेस्ट कर लो, चाहे रियल एस्टेट में कर लो। अब रियल फिक्स्ड इनकम क्या है और रियल एस्टेट क्या है, प्रेसियस मेटल में क्या क्या आते हैं, और इक्विटी में क्या क्या आता है, ये देखने के लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिटेल में, डिटेल में सारी चीज़ें। चलिए फिक्स इनकम देखते हैं। फिक्स इनकम क्या होता है? एक बार इन्वेस्ट करते हैं और उसको दोबारा हम निकालते नहीं हैं कुछ फिक्स समय के लिए। जैसे ही बोला गया फिक्स इनकम, और फिक्स इनकम ऐसा है कि उसका कुछ टेन्योर होगा, ठीक है, उसका कुछ टाइम बाउंडेशन होगा, कुछ समय के लिए इसको हमें इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम में क्या होता है? फिक्स्ड इनकम में पहला आता है एफडी, जिसको हम एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट होता है। आप अपने किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा होता है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है जब उसे भी पैसा उठाना होता है, या मार्केट से पैसा लेना होता है, या आम आदमी से पैसा जुटाना होता है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। उस बॉन्ड का फिक्स इंटरेस्ट होता है जो कि 5 से 7% या 7.5% के बीच में वेरी करता है। तीसरी चीज़ कॉरपोरेट, जिस तरह से गवर्नमेंट पैसा उठाती है उसी तरह से कॉरपोरेट भी पैसा उठाते हैं लोगों से, और वो भी बॉन्ड इशू करते हैं। तो कॉरपोरेट में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट लगभग 9 से 11% के बीच में इनका इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। तो पहले चेक करते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड होते क्या हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट को सड़क बनानी है। अब सड़क बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास फालतू पैसा तो पड़ा नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी वगैरह देती है, तो उसका सारा पैसा जो भी उसके पास आता है वो तो खर्च हो जाता है। अब जब रोड बनानी है कोई, तो रोड बनाने में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, तो बहुत सारा पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक पेपर इशू करती है, जिसमें गवर्नमेंट लिख के देती है कि हम इस इस बॉन्ड को जो भी लेगा उसको 5 से 7.5% के बीच में हम एनुअल उसको रिटर्न देंगे, और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो एक फिक्स टाइम पीरियड होगा कि कितने दिनों बाद आप उस बॉन्ड को निकाल सकते हो। 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, डिपेंड करता है डिफरेंट बॉन्ड पे। और इसमें जो जो इंटरेस्ट रेट जो देंगे वो पहले से ही प्री डिफाइंड होता है कि ये इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। उसी तरह सेम गोज विद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, इसको इसकी सिक्योरिटी कौन देता है? इसकी सिक्योरिटी देती है डायरेक्ट गवर्नमेंट। तो इसके डिफ़ॉल्ट होने के, इसके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैक कर रखा है। तो गवर्नमेंट अगर बाई चांस अगर गवर्नमेंट ही फेल हो गई और पूरा डिक्टेटरशिप आ गई, या कुछ रिजीम चेंज हो गया, या बहुत ही बुरी सिचुएशन हो गई जिसमें गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही है, तब हो सकता है कि ये हमारा बॉन्ड फेल हो जाए। नहीं तो 99% केसेस में बॉन्ड जो गवर्नमेंट के बॉन्ड है उसमें पे आउट होता है। दूसरा क्या है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड दोनों तो बॉन्ड ही हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट में इतना डिफरेंस क्यों है? गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इतना डिफरेंस क्यों है? इसके इंटरेस्ट रेट में क्यों इतना डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इस वजह से है क्योंकि सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, फुल सिक्योर्ड है, 99% सिक्योर्ड है। लेकिन कॉर्पोरेट में क्या होता है? आपने देखा होगा कि आए दिन कंपनियां फेल हो जाती हैं। कभी भी आपने देखा होगा, कभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस थी, फेल हो गई, डूब गई कंपनी। यस बैंक था, यस बैंक भी डूबने की कगार पे था। बहुत सारी ऐसी कंपनियों के एग्जांपल आपने रिसेंट पास में सुन रखे हैं जो कंपनियां फेल हो गई, लेकिन उन लोगों ने भी बॉन्ड उठाया हुआ था, बॉन्ड बेच के लोगों से, आम नागरिक से पैसा उठाया हुआ था। तो इसमें फेल होने के चांसेस गवर्नमेंट से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है।
तो अब जो तीसरी चीज़ है, तीसरा तरीका है रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट क्या है, क्या बोला है भाई रियल एस्टेट? रियल एस्टेट जो आप ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, ज़मीन हो गई, घर हो गया, दुकान हो गया, मकान हो गया, ये सारी चीज़ें रियल एस्टेट में आती हैं, जिसके दो बाइफरकेशन है, एक रेजिडेंशियल, एक कमर्शियल। रेजिडेंशियल वो है जैसे कि आपने कहीं फ्लैट खरीद लिया, कोई घर खरीद लिया, कहीं प्लॉट खरीद लिया, ये सारे आते हैं रेजिडेंशियल में। तो रेजिडेंशियल में क्या होता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, रेजिडेंशियल में जो रेंटल आता है, जो भी किराया आता है वो कम होता है। और कमर्शियल जैसे दुकान हो गई, शॉपिंग मॉल हो गया, मार्केट में दुकान हो गई, या कोई ऑफिस हो गया, ये सारी चीज़ें कमर्शियल उसमें आती हैं। इसमें फैक्ट्री भी आ सकती है। इनके रेंटल या इनका जो किराया होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1 से 2%, 1 से 2.5% के बीच में कमर्शियल होता है। और रेजिडेंशियल का जो एनुअल एक साल में जो रेंटल इनकम या जो भी किराया आता है वो 1 से 1.5% के बीच में आता है, अगर हम चेक करें तो। ये भी जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल है, ये भी वेरी करता है कि आपका जो मकान दुकान है वो किस जगह पे है। ये प्लेसेस टू प्लेसेस वेरी करेगा। मान लीजिए अगर अगर आपका मुंबई के पॉश एरिया में आपका रेजिडेंस है, तो उसको खरीदने में भी ज़्यादा पैसा लगा होगा, ठीक है, उसी हिसाब से रेंटल आएगा, लेकिन रेंटल 1% 1.5% से ज़्यादा नहीं आता है। और जो ग्रोथ होती है इसमें, मान लीजिए अगर 15-20 साल के लिए हम रखते हैं कोई भी घर, एक दुकान या मकान या प्लॉट, तो उसमें हम देखने में आया है कि उसमें जो जो इंक्रीमेंट होता है वो होता है 2 से 5% के बीच में ही होता है। अगर हम 15 साल का एवरेज लगाएं, ठीक है, 15 साल का एवरेज रिटर्न देखें हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल में, तो ये हमारा लगभग 2 से 5% के बीच में ही आएगा एनुअलाइज रिटर्न, जब हम चेक करेंगे तो। उसी तरह से अब क्या होता है, प्रेसियस मेटल। प्रेसियस मेटल क्या हुआ, सोना चांदी। आप अपने घर में देख रखा होगा, अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को, या अपनी दादी को, दादा को, लोग मेटल्स में डील करते हैं, मेटल्स को एज अ सिक्योरिटी पर्पस से रखते हैं। लोग सोना चांदी खरीद के रखते हैं कि बुरे वक्त में काम आएगा। तो एक तो सिक्योरिटी हो गई कि बुरे वक्त में काम आएगा। दूसरा क्या है कि इसके प्राइसेस भी बढ़ते रहते हैं। प्रेसियस मेटल है, ये लिमिटेड सप्लाई है, पूरी दुनिया में लिमिटेड सप्लाई है इन चीज़ों की, तो इसीलिए इनके रेट दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा गोल्ड ने पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ी से जंप मारा है, 40,000 से सीधे 60,000 रुपये हो गया था गोल्ड का प्राइस। तो इसी तरह से ये इनको सिक्योरिटी के पर्पज़ से और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, दोनों के पर्पज़ से इनमें डील किया जाता है। क्या आता है इसमें, इसमें अगर 10 से 15 साल का हम देखें, तो ऑन एन एवरेज जो एनुअल रिटर्न आता है वो 5 से 8% के बीच में आता है गोल्ड और सिल्वर का। ठीक, तो ये हो गया हमारी तीनों चीज़ें। अब आते हैं हम चौथी चीज़ पे। चौथा इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो है इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है शेयर्स। आप आम भाषा में शेयर या शेयर मार्केट या मार्केट या इक्विटी या कंपनियों में इन्वेस्ट करना, इन सब चीज़ों के नामों से जानते हैं। इक्विटी में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। एक, डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करना, जिसमें आप कंपनी के शेयर्स डायरेक्ट खरीद लेते हो और आप अपने पास रखते हो, अपने डीमैट अकाउंट में रखते हो। दूसरी चीज़ होती है म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में जो लोग शेयर मार्केट में बड़े दिग्गज हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है शेयर मार्केट के बारे में, वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं। तो वो काफ़ी सिक्योर होता है। इसमें आपको झंझट नहीं होता है कि आपको खुद ही जाके मॉनिटर करना है रोज़ या हफ्ते में 10 दिन में कि शेयर क्या कर रहा है। एक बंदा है मैनेजर जो मैनेज कर रहा है, आप उसको कुछ परसेंटेज देते हो और वो आपका फंड मैनेज करता है। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़ होती है मार्केट लिंक ईटीएफ। मार्केट लिंक ईटीएफ क्या है? ये बेसिकली एक बॉन्ड की तरह ही है, लेकिन ये गवर्नमेंट का बॉन्ड बेस्ड होता है गवर्नमेंट के वादों पे। यहाँ पे जो ईटीएफ है ये बेस्ड है, मार्केट जिस तरह से चलेगी उसी तरह से ईटीएफ का प्राइस ऊपर नीचे होगा। अब क्या इसमें रिटर्न क्या आता है? शेयर मार्केट में एवरेज देखा गया है 15 से 20 सालों का अगर एवरेज लिया जाए अच्छी अच्छी कंपनियों का, जो टॉप 50 कंपनियां, टॉप 30 कंपनियां एनएससी और बीएससी में लिस्टेड हैं, तो उनका एवरेज आता है 15% एनुअलाइज, ऑलमोस्ट 15% एनुअलाइज अगर 15-20 साल का हम लें तो। सेम म्यूचुअल फंड का एनुअल जो एवरेज आता है रिटर्न का वो आता है 11%। और जो मार्केट लिंक ईटीएफ होते हैं वो 8 से 9% के बीच में दे देते हैं। बेसिकली इनका डिपेंड करता है मार्केट का सेंटिमेंट या मार्केट किस तरह से चल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए 15 साल के, अगर हम देखें कि 15 साल में क्या हुआ है, 15 साल के हिसाब से देखें तो ये 8 से 9% का आराम से आता है। ये
चार चीज़ें हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फ़ायदे नुकसान हैं, किस तरह से शेयर मार्केट काम करता है, क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें जानेंगे। सो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा सारे कमेंट्स को पढ़ने की और उनके आंसर आपको देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।